नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में गूंजा भ्रष्टाचार का मुद्दा। पाखरो रेंज और उद्यान घोटाले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कोविड के दौरान संविदा पर रखे गए कर्मचारियों का विधानसभा कूच। स्वास्थ्य विभाग में समायोजित करने की मांग। कोविड काल के बाद चली गई थी नौकरी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ कांग्रेसियों ने उठाई आवाज। हरदा ने किया विधानसभा कूच। कहा, गरीबों की आशिया ने उड़ा रही सरकार। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी से सामने आए 55 उम्मीदवार। केंद्र को भेजी गई दावेदारों की लिस्ट। जिताऊ कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने की तैयारी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन के भीतर विपक्ष सत्ता पक्ष पर पूरी तरह से हावी दिखा। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए पाखरो रेंज घोटाला और उद्यान विभाग घोटाले के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा में गूंजा भ्रष्टाचार का मुद्दा। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर दागे सवाल। पाखरो रेंज घोटाला और उद्यान विभाग घोटाले पर कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को घेरा। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के तीसरे दिन सदन के भीतर काफी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। सदन में विपक्ष ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया। पाखरो रेंज घोटाला और उद्यान विभाग घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सत्ता पक्ष से सवाल पूछे। कांग्रेस का कहना है कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जांच करवाने से सरकार बच रही है। प्रदेश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार की घटनाएं घटित हो रही है और सरकार उसमें निश्चित रूप से जो है अपने आप को असहज भी पाती है और ये भी जानती है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो उससे कैसे बचा जाए। इसके 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। एक उद्यान विभाग में, क्यों भाई, जब भ्रष्टाचार हुआ तो सरकार को संस्तुति करनी चाहिए थी ना। सीबीआई जांच न्यायालय कर रहा है, तो सरकार क्यों नहीं कर रही? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। उसी तरीके से पाखरो जो वन रिजर्व उसमें जो है उसमें भी जो है और पेड़ कटान उसमें भी क्या हुआ? क्यों भाई आप सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं कर, उसे भी न्यायालय ने करना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। यही कारण है कि कांग्रेस इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारी प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस के आधार पर काम कर रही है और ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि जनता ये सब देख रही है। जो मामले अभी तक सामने आए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा हुई है। अनेकों ऐसे लोग आज भी जेल में हैं। जहां तक उद्यान विभाग की बात कही, आप देखिए कि वहां डायरेक्टर को सस्पेंड किया गया। इसी प्रकार के जहां जहां जो मामले सरकार के संज्ञान में या हमारे किसी भी माननीय मंत्री के संज्ञान में आता है, तुरंत उसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं। सिर्फ इतना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस एक मुद्दाहीन पार्टी, में कह सकता हूं कि बिना मुद्दे के मुद्दा बनाने का प्रयास करती है। यानी कि जैसा पहले उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस सदन में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा सकती है, ठीक ऐसा ही माहौल सत्र के तीसरे दिन देखने को मिला। सदन के भीतर मजबूती के साथ कांग्रेस ने पाखरो रेंज घोटाला और उद्यान विभाग घोटाले का मुद्दा जोर शोर से उठाने का काम किया, लेकिन कांग्रेस के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने भी मजबूती के साथ जवाब देने का काम किया। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों की आधी अधूरी तैयारी को लेकर विपक्ष ने मंत्रियों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि मंत्रियों की आधी अधूरी तैयारी की वजह से सरकार के कार्यों की भी पोल खुल रही है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 2 दिनों से प्रश्नकाल चल रहा है और मंत्री बेहतर तरीके से जवाब सदन में दे रहे हैं। देखिए, प्रश्नकाल में जो स्थिति देखने को मिल रही है और
दर्शक दीर्घा से आप भी देख रहे हैं कि जो तैयारी मंत्रियों की होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रही है। और अगर सप्लीमेंट्री प्रश्न जो है पीठ अगर के पूछ लीजिए तो शायद ही किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए। कल हमारे मंत्रियों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। आज तो प्रश्नकाल ही समय से पहले पूरा हो गया का मतलब जवाब दिए तभी तो प्रश्नकाल पूरा हुआ। तो कांग्रेस एक फितरत बन गई कि सवाल उठाना और जब माननीय मंत्री जवाब दें तो बीच बीच में उठना और उठने के साथ साथ बहुत ऊंची आवाज में बोलना। वो जब जवाब पूरा भी नहीं होता उससे पहले उठ जाते हैं। मजाक आज मैंने कहा भी है कि आप धैर्य भी रखिए सुनने का। प्रश्न तो एक के सापेक्ष अनेकों उठाते हैं लेकिन जवाब सुनने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। नैनीताल जिले के बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित किए जाने और अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ समेत कई मांगों को लेकर हरीश रावत समेत कई कांग्रेसियों ने विधानसभा कूच किया। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि 100 साल से भी पहले कुछ भूमिहीन पिछड़े और कृषि वर्ग के लोग आकर बंजर भूमि पर बसे हैं और अब सरकार उन्हें अतिक्रमण घोषित कर रही है, लेकिन सरकार को इन सब गांवों को राजस्व गांव का दर्जा देना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने भी सरकार से बिंदु खत्ता जैसे अन्य गांवों को भी राजस्व गांव घोषित किए जाने की मांग की। और आज की सरकार ने उनको अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया है। कह रहे हैं ये अतिक्रमण है। ऐसे अतिक्रमणों में बिंदु खत्ता जहां 1 लाख से ज़्यादा की आबादी है ऐसे लोग भी हैं। बग्गा चौवन, सुंदरखाल, चुकम जो ऐतिहासिक गांव है और दूसरे ऐसे छोटे छोटे ग्राम समूह हैं, बागजाला इत्यादि इत्यादि जो है ये सबको वहाँ से हटा रहे हैं। कांग्रेस और हमारा इंडिया गठबंधन इस लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ तत्पर है क्योंकि हम लोग ने हमेशा विकास को देखा, गरीबों को बढ़ाने का काम किया। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी से लेकर गोविंद बल्लभ पंत जी तक और इधर हरीश रावत जी तक लगातार इन इलाकों को डेवलप किया। जिस इलाके में सड़कें नहीं थी, गड्ढे थे, वहाँ पक्की सड़कें हैं, बिजली की व्यवस्था है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, इंटर कॉलेज है, वहाँ बैंक स्थापित हो गए। ये लोगों को राहत देने वाला, उनको बढ़ाने का काम था। और जो स्मार्ट सिटी लाने की बात करने वाली सरकार उनको उजाड़ने का काम कर रही है। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवा देने वाले कोविड कर्मचारियों ने आज देहरादून विधानसभा कूच किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोविड कर्मचारी संतोष राणा ने कहा कि कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर सेवा देने के बाद उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं से मुक्त कर दिया गया। अपनी बहाली को लेकर अब यहां पर 241 दिनों से वो धरना स्थल पर टिके हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी केवल एक ही मांग है कि हम 900 कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में फिर से समायोजित किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि परसों 24 तारीख को हमने स्वास्थ्य मंत्री आवास कूच करा है। आप इस चीज के पुख्ता सबूत हो कि आपने हमें देखा, हमें लाइव करी है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी, निजी सचिव ने हमें 2 दिन का टाइम मांगा था कि 2 दिन के अंदर आपको स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलाया जाएगा। तो 2 दिन से छोड़ो, 4 दिन बीतने के बावजूद तब भी स्वास्थ्य मंत्री के पास हमारे लिए 10 मिनट का टाइम नहीं है। तो 10 मिनट का टाइम नहीं होने के बावजूद हम लोग परेशान हो चुके हैं। अब जब हम उत्तराखंड के बच्चों के लिए उनके पास 10 मिनट का टाइम है, वो भी वो बच्चे जिन्होंने उनके कंधे से कंधे मिला के कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम पे उनकी हेल्प करी है, सरकार की कंधे से कंधे के मिला के साथ दिया है। आज उत्तराखंड सरकार ने उन्होंने लावारिसों की तरह छोड़ दिया है। 3 साल लगातार काम करने के बावजूद आज हमें ये मिल रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया दी। हरीश रावत का कहना है कि ये बजट एक खाली लिफाफा है। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट भले ही 89,000 करोड़ का बजट हो, लेकिन हकीकत में देखें तो इसमें विकास और जन कल्याण के लिए पैसा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा, महिला, किसान और गरीब वर्ग के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। ये बजट एक खाली लिफाफा को बहुत फुला दिया गया है। 89,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट बताया जा रहा है और हकीकत में देखिए तो इसमें विकास के लिए तो पैसा ही नहीं, जन कल्याण के लिए तो पैसा ही नहीं बचा है। इसमें करीब 26-27 हज़ार करोड़ रुपया जो है जाएगा, जो हमारे ऊपर कर्ज है उसकी जो किस्तों के भुगतान और ब्याज के भुगतान पर, क्योंकि राज्य के ऊपर करीब 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, तो उसके भुगतान में जाएगा।
वहीं उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी सदन में रखी है, जिसमें बताया गया कि राज्य की अर्थव्यवस्था साल 2023 से 24 में 7.58% रहने की संभावना जताई गई। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि राज्य के प्रति व्यक्ति आय साल 2023 से 24 में यहाँ पर 2,60,201 रुपए रही है, यानी कि 2022 से 23 से की तुलना करें तो यहाँ पर 12.64% की वृद्धि रही। इसके अलावा भी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कई आंकड़े पेश किए गए जो राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार दर्शाते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी पार्टियां अपने मजबूत उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी ने 5 सीटों के लिए 55 नामों की लिस्ट केंद्र को भेज दी है। उम्मीद है कि जल्द ही इन नामों पर विचार कर उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। आखिर केंद्र को सौंपी गई लिस्ट में किस किस के नाम शामिल हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार। हर सीट से 11 दावेदार। केंद्र को भेजी गई उम्मीदवारों की लिस्ट, किसके नाम पर लगेगी मुहर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे टिकट की दावेदारी करने वाले नेताओं के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। फिर से 5 लोकसभा सीट पर कब्जा जमाने के मकसद से बीजेपी ने मजबूत कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारने की कसरत शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने 5 सीटों के लिए 55 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की, जिसे केंद्र को भेजा गया है। चुनाव संचालन समिति की बैठक में इन नामों का पैनल तैयार किया गया। इस पैनल में धामी सरकार के कुछ मंत्री, पार्टी के विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पार्टी की केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड इन नामों पर विचार कर लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा करेगा। आखिर किस किस सीट पर कौन प्रमुख दावेदार है, चलिए आपको बताते हैं। पौड़ी लोकसभा सीट, मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत, अनिल बलूनी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत, दीप्ति रावत, आशा नौटियाल, अजेंद्र जय। टिहरी लोकसभा सीट, रानी राजलक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, पार्टी विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, ज्योति प्रसाद गैरोला, कुलदीप कुमार, नेहा जोशी, ऋषिराज डबराल, कुंवर जपेंद्र, लाखीराम जोशी, मनवीर चौहान, रविंद्र जुगरान के नाम शामिल हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक, स्वामी यतीश्वरानंद, संजय गुप्ता, श्यामवीर सिंह, किरण, यतीन्द्रानंद गिरी समेत कई नाम शामिल हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट, सांसद अजय भट्ट, राजेश शुक्ला, अरविंद पांडे, बलराज पासी, राजेंद्र बिष्ट, दीप कोशियारी, दान सिंह रावत समेत कई नाम शामिल हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां सांसद अजय टमटा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, गोपाल राम टमटा, मीना गंगोला, फकीर राम, समीर आर्य, सज्जन लाल टमटा इनके नाम शामिल हैं। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी के पास उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए लगभग 55 दावेदारों ने बीजेपी से टिकट मांगा है, यानी कि 5 लोकसभा सीट की हर सीट से 11 दावेदार हैं। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र किसके नाम पर मुहर लगाता है, किसकी महत्वाकांक्षा पूरी होती है और किसकी अधूरी रह जाती है। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि जमरानी बांध अब जल्द ही धरातल पर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जमरानी बांध परियोजना की सारी दिक्कतें दूर होने के साथ ही टेंडर भी आमंत्रित हो गए हैं। अजय भट्ट ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द जमरानी बांध के शिलान्यास किए जाने को लेकर आग्रह किया है। साथ ही राज्य सरकार ने भी जमरानी बांध को लेकर इस साल के बजट में प्रावधान किया है। जमरानी बांध का पहले ही सत्र में मामला उठाया और तब से लेकर आज तक इसको मंजिल तक पहुंचाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, पेयजल मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारी बात को, हमारी जनता की बात को जो मैंने उठाई थी, एक एक बिंदुवार उसको आगे तक लिया। पहले तो कि यथाशीघ्र जमरानी बांध की शुरुआत कर दें। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने लोहाघाट के पूर्व बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को
लोहाघाट विधानसभा का संयोजक बनाया है, जिसके लिए फटियाल ने मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का धन्यवाद किया। पूर्व विधायक पूरन सिंह फटियाल ने कहा कि लोकसभा सीट के लिए पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, हम सभी जनप्रतिनिधि बीजेपी उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। जो जिम्मेदारी दी है, ये जिम्मेदारी अपने आप में भी हम लोगों की बनती है। हम पार्टी से बने हैं और दो बार पार्टी संगठन से विधायक भी रहे हैं। तो आज मोदी जी को जो तीसरी बार है प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश में माहौल बना है, उसको जनता के बीच ले जाना है। और जो राष्ट्र की सुरक्षा वर्तमान में केवल मोदी जी के हाथों पर सुरक्षित है, और प्रदेश का विकास जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तेजी से बना रहे हैं, उन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। देहरादून में वाहन चेकिंग के दौरान दून पुलिस ने दिल्ली नंबर की कार से 30 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ ही 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पूछताछ इनसे कर रही है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थ तस्करी, भारी मात्रा में नगद धनराशि के संदिग्ध परिवहन को लेकर सघन चेकिंग अभियान की जा रही है, जिसके तहत राजपुर रोड पर यह कार्रवाई हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोई भी गोपनीय सूचना प्राप्त हो रही है, उस पर तत्काल उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जैसी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि भारी मात्रा में कैश लेकर एक डीएल नंबर की गाड़ी देहरादून की तरफ आ रही है, इसको देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया था और गाड़ी को राजपुर रोड पर रोका गया। तो उसमें 5 व्यक्ति सवार थे। चेक करने पर उसमें 15-15 लाख 2 बैग में मिले। पूछने पर कोई संतोषजनक न कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा पाए, न कोई जवाब दे पाए। इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया गया। उनकी टीम द्वारा आके कैश का सीजर किया गया और उनको नोटिस दिए गए, जिसके संबंध में उनके द्वारा जांच की जाएगी और जांच के उपरांत जो भी फाइंडिंग्स आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। गदरपुर के मकरंदपुर गांव में मत्स्य विभाग ने योजनाओं की जानकारी के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस मौके पर मत्स्य निरीक्षक सोनू भंडारी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार गैर परंपरागत तरीके से मछली पालन और किसानों की आय में वृद्धि हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। विभाग की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ उठाकर लोग मछली पालन के लिए यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं और इससे अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसमें मत्स्य विभाग से जो परंपरागत कृषि जिसमें तालाब निर्माण किए जा रहे थे, उससे थोड़ा सा हटके हम टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि धीरे धीरे लैंड का एरिया लोगों का घटता जा रहा है और इतनी ज़्यादा ज़मीन है नहीं कि तालाब निर्माण हो सके। तो उसकी जगह पे हम छोटे एरिया में, जैसे पॉन्ड बायोफ्लॉक हो गया, बायोफ्लॉक टैंक्स हो गए, इनकी तरफ जो टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ जा रहे हैं, जिससे मत्स्य पालक को अच्छा उत्पादन मिले, अच्छा लाभ मिले और देश की जनता को अच्छा प्राकृतिक भोजन मिले। लोहाघाट नगर पालिका में बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में व्यापारियों के लिए सुविधाएं नहीं हैं, जिनकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किराए पर दुकानें तो आवंटित कर दी गई, लेकिन शौचालय का निर्माण तक नहीं करवाया गया, जिसके कारण व्यापारियों को काफी दिक्कतें पेश आती हैं, खासकर महिला व्यापारियों को। ऐसे में व्यापारियों ने नगर पालिका से जल्द शौचालय निर्माण और सफाई व्यवस्था की मांग की। ये नगर पालिका का एक कॉम्प्लेक्स है। हम पिछले 3 वर्षों से यहाँ शौचालय के लिए कह रहे हैं। इसमें आज तक कभी शौचालय के लिए कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। कर्मचारी द्वारा अभी प्रशासक के तौर पर उप जिला मजिस्ट्रेट जी बैठे हैं, उनसे भी हमने मुख्यमंत्री जब यहाँ लोहाघाट आए थे तब भी हमने बात रखी थी, लेकिन अभी तक उस बात में कोई अमल नहीं आया है। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर यहां यूकॉस की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि उत्तराखंड में जैव विविधता की रक्षा करना हमारे सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड अपनी समृद्ध पारिस्थितिक विविधता के लिए जाना जाता है। देखिए, विश्वविद्यालय में विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है और बहुत अच्छी बात है। बच्चों ने अच्छा यहाँ प्रयत्न किया है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है कि भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन साहब को इस दिन उनकी खोज रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला। मैं बच्चों से ये बता रहा था कि रमन साहब चाहते थे उस खोज को बड़ी दुनिया के किसी बड़े जर्नल में भी प्रकाशित कर सकते थे। जैसे इस बार की थीम है इंडिजिनस, आपने देखा होगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज की इस बार हमारी थीम है साइंस डे की। तो उन्होंने क्या किया, उस जर्नल को, उस अपने खोज को, जो नोबेल प्राइज की खोज थी, उसको अपने भारतीय जर्नल में छापा।
रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि बुजुर्ग महिला की बहू ने ही अपनी सास को मौत के घाट उतारा। रोकटोक करने पर बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सास का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। ये झबरेड़ा थाने में अकबरपुर फाजिलपुर जो गांव है, वहां पर 15 तारीख को एक मृतका जिसका नाम सावित्री है, वो उसकी जब बॉडी प्राप्त हुई थी, पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया था। जो इसकी बहू है लक्ष्मी, उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक जॉनी नाम के युवक से चल रहा था, जिसको लेके सावित्री देवी ने इसको बार बार टोका टाकी की थी। इसको इससे जो है आवेश में आके इस जो लक्ष्मी है, इसने अपने जो जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा था उसके साथ मिलकर इसकी हत्या कारित की गई। दोनों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और पूरे घटनाक्रम का खुलासा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में गूंजा भ्रष्टाचार का मुद्दा। पाखरो रेंज और उद्यान घोटाले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कोविड के दौरान संविदा पर रखे गए कर्मचारियों का विधानसभा कूच, स्वास्थ्य विभाग में समायोजित करने की मांग। कोविड काल के बाद चली गई थी नौकरी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ कांग्रेसियों ने उठाई आवाज। हरदा ने किया विधानसभा कूच, कहा गरीबों की आशियां उड़ा रही सरकार। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी से सामने आए 55 उम्मीदवार। केंद्र को भेजी गई दावेदारों की लिस्ट, जिताओ कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने की तैयारी।